Hello and welcome to all. Myself Neha, and today we are going to start 7th class ka chapter number 1, The Night We Won the Buick. We have read that chapter. We have already started that chapter, but again we are discussing the story of that chapter. Okay. So the name of the chapter is The Night We Won the Buick. ये चैप्टर जो था एक बुइक की स्टोरी के बारे में है. दिस चैप्टर इज ऑल्सो अबाउट अ बॉय जिनकी फैमिली एक ऐसी फैमिली है उस टाउन में जिनके पास अगेन एक कार नहीं है एंड ही इज स्ट्रॉन्ग हियरिंग टू हैव अ कार. इस बच्चे की एक बहुत तेज इच्छा है कि उनकी फैमिली के पास कार हो एंड ही वांट्स टू एंजॉय द कार. बट उनकी इकोनॉमिक कंडीशन ऐसी है जो उसको अलाउड नहीं करती है कि उनके पास एक कार हो, बिकॉज दे बिलोंग्स टू अ वेरी पुअर फैमिली. फाइनली कुछ ऐसा होता है इनकी लाइफ में कि इसके फादर जो हैं ही हैपेंस टू विन ए कार. उनको एक कार जो है जीतने का मौका मिलता है, बट क्या सर्कमस्टांसेस होते हैं कि वो इस चीज़ को एंजॉय नहीं कर पाते एंड हिज फादर वाज इन अ काइंड ऑफ कंफ्यूजन. इसके फादर जो हैं कार जीतने के बाद भी एक तरीके के कंफ्यूजन में होते हैं. व्हाई ही वाज इन अ काइंड ऑफ कंफ्यूजन, इस चीज़ को हम आगे फाइंड आउट करेंगे. यहाँ तक की स्टोरी हम आगे पढ़ चुके हैं. आई होप आपने सभी वर्ड मीनिंग्स को, सारी प्रोनाउंसिएशन को अच्छे से देखा होगा. यू ट्राई टू अंडरस्टैंड द गिवन क्वेश्चन बिटवीन द लेसन. आपने क्वेश्चन को सॉर्ट आउट करने की कोशिश की होगी. एंड लेट्स read and understand the further portion of that chapter. Fine. Okay. So we have read till here. If he had clubbed me over. हमने देखा कि राइटर के फादर जो हैं he was quite in an angry situation. वो बहुत गुस्से में है और जब राइटर वहां पर जाता है तो he just rebuked him. वो उसको बहुत जोर से स्नार्ल करते हैं, उसके ऊपर घुर्राते हैं और राइटर को ये लगता है कि शायद अगर उसके फादर उसको क्लब कर देते, उसके फादर अगर उसको धक्का दे देते, उसके हेड से जोर से मार देते तो शायद इतना दुख उसे ना होता जितना उसको स्नार्लिंग पर हुआ, जितना उसके फादर ने उसको डांटा उस पर हुआ था. तो यहां तक हमने पढ़ लिया था. नाउ वी मूव फॉरवर्ड. नाउ ओके. मदर मेट मी इन द लिविंग रूम. अब जब फादर ने राइटर को स्नार्ल किया, उसको डांटा, देन ही वेंट इनसाइड द हाउस. उसके बाद राइटर जो है वो अपने घर के अंदर जाता है. मदर मेट मी इन द लिविंग रूम. वहां पर ही हैपेंस टू मीट हिज मदर. वहां पर उसको उसकी मदर मिलती है. डोंट बी अपसेट, शी सेड. योर फादर इज स्ट्रगलिंग विद एन एथिकल प्रॉब्लम. अब मदर जो है बहुत अंडरस्टैंडिंग वुमेन है. उनको हर चीज का कॉन्सेप्ट उनके दिमाग में शुरू से बहुत क्लियर रहता है. नाउ दैट लेडी ट्राई टू मेक हिम अंडरस्टैंड कि उसके फादर जो है वो अभी अपने दिमाग के साथ पीसफुल नहीं है और ही इज इन क्वाइट इन एंग्री सिचुएशन. वो बहुत गुस्से में है और शायद ही इज स्ट्रगलिंग विद एन एथिकल प्रॉब्लम. और उसके फादर जो है एट दैट पॉइंट एक एथिकल प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं. अब यहाँ पर एथिकल प्रॉब्लम्स का मतलब होता है द प्रॉब्लम्स विद योर वैल्यूज, यानी कि ऐसी प्रॉब्लम जो आपकी वैल्यूज के साथ हो, मोरल प्रॉब्लम हो. यानी कि एक काम जो आप इकोनॉमिकली तो जीत गए हैं बट योर इनर सोल इज नॉट सेटिस्फाइड विद दैट वर्क. जब आप कोई काम सक्सेसफुली तो कर पाते हैं बट आपकी आत्मा उस चीज की गवाही नहीं देती, तो उस चीज को हम कहते हैं एथिकल प्रॉब्लम. सेम सिचुएशन थी राइटर के फादर के साथ. वो फाइनली एक कार जीत गए थे, एक ऐसी कार जिसकी चाह शायद उनके बच्चों ने और उनकी फैमिली ने बहुत समय से रखी हुई थी, बट स्टिल ही इज नॉट सेटिस्फाइड. स्टिल उनके मन में कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम थी, उनके मन में सेटिस्फेक्शन नहीं था. सो दैट इज व्हाई ही इज फेसिंग द एथिकल प्रॉब्लम. उन्हें लग रहा था कहीं ना कहीं उन्होंने कोई गलत काम किया है. तो वो गलत काम क्या था, फर्दर वी विल फाइंड आउट दैट. ठीक है. वेल we will have to wait until he find the right answer. अब मदर ने आगे समझाया कि we will have to wait until he find the right answer. मदर ने उस बेटे को या राइटर को ये समझाया कि हमें तब तक वेट करना पड़ेगा जब तक कि फादर को उनके इस एथिकल प्रॉब्लम का, उनके इस एथिकल स्ट्रगल का कोई सही आंसर नहीं मिल पाता है. तो यहाँ तक आई होप आप सबको समझ में आ गया था कि
दे हैपन टू विन ए कार, कि उन्होंने एक कार जो है बुइक चमचमाती हुई ग्लिटरिंग कार जीत ली थी, बट स्टिल दे आर नॉट हैप्पी, वो फिर भी अभी खुश नहीं थे, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा था कि शायद उनसे कुछ गलत हुआ है, और वो गलत क्या था, वी विल फाइंड इट आउट। ठीक है, व्हाट्स एथिकल अबाउट विनिंग अ बुइक, क्योंकि राइटर अभी इतना छोटा बच्चा है कि उसको इन डीप चीजों के बारे में नहीं पता है, तो आगे उसका नेक्स्ट क्वेश्चन यही था कि अगर आप एक कार जीत जाते हैं तो इसमें क्या एथिकल है, तो इसमें क्या मोरल है, ऐसा क्या हमने किसी का चुरा लिया है जिससे एक मोरल इशू, एक वैल्यू का इशू जो है वो खड़ा हुआ है। तो राइटर इज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड दैट, सो दैट इज व्हाई ही रेज्ड द क्वेश्चन व्हाट एथिकल अबाउट विनिंग अ बुइक, कि इसमें एथिकल क्वेश्चन क्या है कि अगर आपने एक बुइक या कार को जीत लिया है। नाउ द कार may not be ours after all, there's a question. The car may not be ours after all, there's a question. I shouted hysterically, how can there be a question? अब मदर ने समझाया कि ये कार जो है ये हमारी नहीं है, it belongs to somebody else, someone else. अब मदर ने कहा कि एक्चुअली हमने ये कार जीती तो है, बट स्टिल इट्स नॉट आवर्स, कि ये कार हमने जीती तो है बट ये हमें बिलोंग नहीं करती है, ये हमें नहीं, हम वास्तव में हमारी नहीं है, बस यही एक क्वेश्चन है। तो अगर आप किसी के हिस्से को अपने पास रखते हैं तो ये एक शायद एथिकल क्वेश्चन है, आप दूसरे के हिस्से पर अपना कब्जा नहीं कर सकते, और अगर हम ऐसा करते हैं तो शायद ये मोरालिटी के, ये नैतिकता के और वैल्यूज के खिलाफ होता है। बस यही इस चैप्टर का मेन पॉइंट है जो आपने समझना है, कि अगर आप किसी का हक मारते हो तो इट इज अगेंस्ट द वैल्यूज। ठीक है, नाउ आई शाउटेड हिस्टेरिकली, हिस्टेरिकली का मतलब होता है इन अ मैड मैनर। अब राइटर ने जैसे ये सुना कि है मदर जो है शी इज ऑल्सो नॉट सेटिस्फाइड विद दैट कार, कि वो भी इस कार के जीतने से खुश नहीं है, और कहीं ना कहीं ये प्लानिंग चल रही है कि कार किसी को दी जाएगी, तो ही जस्ट शाउटेड हिस्टेरिकली, तो वो एकदम पागल, हिस्टेरिकली मैडली, वो एकदम मैडली जो है पागलपनी के साथ शाउट करने लगता है, हाउ कैन देयर बी अ क्वेश्चन, इट वॉज अनाउंस्ड ओवर द लाउड स्पीकर। वो कहता है इसमें तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता है कि हमने किसी के हक को मारा है या हमने किसी के हक को छीना है, क्योंकि ये तो सबके सामने लाउड स्पीकर पर अनाउंस्ड हुआ था कि फादर ने जो है ये कार जीती है, विन करी है, तो इट्स अ सिंपल क्वेश्चन ऑफ विनिंग। बट केम हेयर सन, फिर मदर ने फिर से समझाने की कोशिश करी, केम हेयर सन, उसको अपने पास बुलाया। ऑन द टेबल अंडर द लैम्प वर 2 रफल स्टब्स नंबर, और अपने पास बुलाकर उन्होंने टेबल पर रफल स्ट्रिप्स जो थी, कुछ पर्चियां जो थी वो उसको शो करी, और उन स्लिप्स पर जो है कुछ नंबर मेंशन थे, और वो नंबर क्या थे, 348 एंड 349, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब उन स्लिप्स पर 2 नंबर्स हैं, 348 एंड 349। द विनिंग नंबर वाज 348। अब समझने की सिचुएशन ये थी कि जो विनिंग नंबर है वो 348 है। डू यू सी द डिफरेंस बिटवीन द टू, मदर आस्क्ड। अब मदर ने उससे पूछा क्या इन दोनों नंबर्स के बीच में जो डिफरेंस है, यू आर एबल टू सी इट, क्या तुम इन दोनों नंबर को नोटिस कर सकते हो? तो बहुत सिंपल था नोटिस करना। आई लुक्ड केयरफुली, राइटर ने उन दोनों को केयरफुली, बहुत सावधानी से देखा। द ओनली डिफरेंस आई कैन सी इज दैट 348 won। अब राइटर ने अगला आंसर दिया कि इन दोनों में सिर्फ इतना डिफरेंस है कि जो 348 है वो जीत चुका है, और 349 जो है वो हारा है, मतलब उस नंबर पर कोई कार नहीं है। Then what happened? Hold 348 to light and look hard। अब उसके बाद राइटर ने उस 348 यानी कि जो हमारा विनिंग नंबर है उसको उठाया, एंड टू द लाइट, वो उसको रोशनी में ले जाता है, एंड लुक्ड हार्ड। और उस लुक्ड हार्ड का मतलब क्या है यहाँ पर? लुक्ड हार्ड का मतलब है उसने उसको बहुत केयरफुली देखा, उसको ऑब्जर्व किया, उस स्लिप को उठाया जिस पर 348 मेंशन था, उसको ही टेक टू द लाइट, रोशनी में ले जाता है, एंड लुक्ड हार्ड, और उसके बाद उसको बहुत अच्छे से देखने की कोशिश करता है। आई रिक्वायर्ड अ लॉट ऑफ लुकिंग टू सी द फेंट लेटर के dimly marked in the pencil on the corner। और उसके बाद
क्या होता है उस स्लिप्स को उठाने के बाद, आई रिक्वायर्ड अ लॉट ऑफ लुकिंग, राइटर को बहुत ध्यान से, रिक्वायर्ड का मतलब होता है जरूरत होना, अब राइटर को बहुत जरूरत होती है कि वो उसको बहुत ध्यान से देखे। फेंट का मतलब है हल्का, जो धुंधला हो, तो उस नंबर्स को उसने बहुत ध्यान से देखा और उसने देखा कि उस स्लिप पर एक फेंट, बहुत हल्का सा जो है लेटर के जो है वो डिमली मार्क्ड हुआ है। उस स्लिप पर जो 348 नंबर की स्लिप थी उस पर बहुत फेंट धुंधले अक्षरों में एक लेटर जो है वो लिखा हुआ है, और वो कौन सा लेटर था, दैट वाज लेटर के, और वो लेटर के था इन पेंसिल ऑन द कॉर्नर, और ये लेटर मेंशन था उस स्लिप पर विद द हेल्प ऑफ अ पेंसिल, एक पेंसिल से, और कॉर्नर में मेंशन था। डू यू सी द के? अब मदर ने पूछा क्या तुम्हें ये लेटर के जो है ये विजिबल है, दिखाई दे रहा है? एंड जस्ट बेरिली, राइटर ने कहा बिल्कुल हल्का सा मुझे वो विजिबल है, बेरिली बिल्कुल लाइट, बहुत स्लाइटली सा मेंशन है, जो कि बहुत ज्यादा ध्यान से देखने पर दिखाई दे रहा है। अब ये दोनों जो कन्वर्सेशन था मदर और सन के बीच में चल रहा था। अब नेक्स्ट क्या होता है, इट स्टैंड फॉर कैंड्रिक। अब ये जो लेटर के था, एक नए पर्सन की एंट्री है, वो था कैंड्रिक। ये मिस्टर कैंड्रिक के लिए नाम का पहला अक्षर था। कैंड्रिक कौन है? अब ये एक नया पर्सन है, तो कैंड्रिक है राइटर के फादर का बॉस। जिम कैंड्रिक डैड्स बॉस, पूरा नाम है जिम कैंड्रिक एंड दैट फेलो इज डैड्स बॉस। तो जो राइटर के फादर हैं उनका बॉस है ये जिम कैंड्रिक। यस, शी एक्सप्लेन माय फादर, शी एक्सप्लेन। अब ये सारी चीज जो है मदर ने राइटर को समझाने की कोशिश की कि ये जो 348 स्लिप है इसके ऊपर एक लेटर मेंशन है जो कि के लेटर है, एंड दैट के लेटर रेफर्स टू जिम कैंड्रिक। मदर ने सारा एक्सप्लेन किया राइटर को। माय फादर हैड आस्क्ड जिम इफ ही वांटेड टू बाय अ टिकट। अब कहानी ये थी कि जब ये लॉटरी निकली हुई थी, जब ये कार के टिकट्स जो है बेचे जा रहे थे, तो फादर ने, राइटर के फादर ने जिम कैंड्रिक से पूछा कि क्या वो भी एक टिकट परचेज करना चाहते हैं। जिम हैड मम्बल्ड। अब क्योंकि जिम जो है वो बहुत मल्टी मिलेनियर पर्सन था, बहुत अमीर पर्सन था, तो उसने राइटर के फादर की बात पर ज्यादा ध्यान ना देते हुए, बड़बड़ाते हुए उसने कहा यस ठीक है, मेरे लिए भी आप एक परचेज कर लो। मम्बल्ड का मतलब होता है बुदबुदाना। धीरे से उसने कहा यस यू कैन परचेज वन फॉर मी, व्हाई नॉट। उसने कहा क्यों नहीं, मेरे लिए भी आप एक टिकट परचेज कर लो। एंड टर्न बैक टू व्हाट ही वाज डूइंग, और दोबारा से वो अपने उसी काम में लग गया जिसमें वो लगा हुआ था। कौन लग गया? यानी कि जिम कैंड्रिक। तो he doesn't pay much attention toward writer's father। उसने ज्यादा अटेंशन नहीं दी, उसने जस्ट कैजुअली ये कह दिया कि yes you can purchase a ticket for me, और दोबारा से वो अपने उसी काम में लग गया जिसमें he was busy। It may never have crossed his mind again, और शायद उसको दोबारा कभी उसके दिमाग में वो बात आई भी नहीं थी कि उसने लॉटरी का वो टिकट खरीदा था और टिकट जो है उसके नाम पर परचेज किया गया था। इस लाइन का मतलब यही है, इट मे नेवर क्रॉस्ड हिज माइंड अगेन, और शायद इस बात ने उसके माइंड को दोबारा कभी क्रॉस नहीं किया, मीन्स उसके दिमाग में ये बात कभी नहीं आई। डैड देन ब्रॉट 2 tickets in his own name with his own money, और इसके बाद राइटर के फादर ने 2 टिकट्स जो है वो परचेज किए, अपने नाम से परचेज किए और अपने ही पैसों से परचेज किए। यानी कि जो टिकट परचेज किए गए थे वो अपने ही नाम से परचेज किए थे राइटर के फादर ने, और अपने ही पैसों से परचेज किए थे। बट डिफरेंस इतना था कि जो उन्होंने ये सोचा था कि ये उनके बॉस का है, उसके ऊपर उन्होंने लेटर के जो है वो मेंशन कर दिया था। मार्किंग 348 फॉर कैंड्रिक a scarcely discernible thin marked। अच्छा जी, अब जो 348 टिकट था, मैंने आई हैव टोल्ड यू बिफोर कि जो 348 था वो कैंड्रिक के लिए परचेज किया गया था, और उन्होंने scarcely disconcerting यानी कि उसने बिल्कुल हल्के से एक पेंसिल ली और उस पर मार्क कर दिया लेटर के on one stub that could be obliterated by the slightest rub of thumb। अब क्योंकि वो जो लेटर के था वो पेंसिल से मार्क किया गया था, और पेंसिल से मार्क करने के बाद जब उसको हाथों में पकड़ा गया
तो थंब के पकड़ने से वो पेंसिल का लिखा हुआ लेटर जो है वो ऑब्लिटरेटेड हो गया था। ऑब्लिटरेटेड मतलब मिटने लगा था और हल्का हो गया था। टू मी इट वॉज एन ओपन एंड शट केस। अब ये सारी स्टोरी थी कि जो 348 था, जो नंबर 348 था वो था जिम केंड्रिक के लिए, बट वो परचेज किया था राइटर के फादर ने अपने पैसों से अपने नाम पर। सिचुएशन ये थी कि उस पर मेंशन भी था के, बट वो के जो है वो बहुत डिम हो गया था बिकॉज इट वॉज रिटन बाय पेंसिल, तो वो ऑब्लिटरेटेड यानी कि मिटने भी लगा था। ऑब्लिटरेटेड इरेज होना, मिटने लगा था, हल्का हो गया था। टू मी इट वॉज एन ओपन एंड शट केस। अब यहाँ पर मी जो है वो यूज हुआ है राइटर के लिए। अब इतनी स्टोरी सुनने के बाद राइटर को ये लगता है कि ये तो ओपन एंड शट केस है। ओपन एंड शट का मतलब होता है, ओपन एंड शट केस का मतलब अ वेरी क्लियर केस। राइटर को लगता है तो बिल्कुल क्लियर केस है क्योंकि टिकट हमारे पैसों से परचेज किए गए थे, टिकट को परचेज करने वाले राइटर के फादर थे, सो इसमें कोई दूसरा क्वेश्चन है ही नहीं, तो द कार डेफिनेटली बिलोंग्स टू अस। जिम केंड्रिक वाज अ मल्टी मिलियनियर। और दूसरा जो लॉजिक था राइटर के दिमाग में ये था कि जो ये जिम केंड्रिक है ये तो एक मल्टी मिलेनियर है, एक बहुत अमीर मिलेनियर आदमी है, करोड़ोंपति इंसान है। ही ऑन अ डजन कार, और इसके पास शायद इस तरह की डजन्स कार हैं, दर्जनों कारें इसके पास हैं, इससे भी अच्छी अच्छी, इस बुइक से भी ज्यादा बेटर कार ही ओन। एंड ही लिव्ड ऑन एन स्टेट, और वो एक स्टेट में एक बहुत बड़े से घर में, एक बंगलो में रहता है विद अ स्टाफ ऑफ सर्वेंट्स, और इसके पास एक लार्ज स्टाफ है, बहुत सारे नौकर चाकर हैं, इंक्लूडिंग 2 शॉफर्स। शॉफर्स होते हैं, अब यहाँ पर शॉफर का मतलब है अ पर्सन हु ऑफर यू टू ओपन द गेट ऑफ योर कार। जब आप के मतलब एक तरह से सर्वेंट्स को ही हम शॉफर कहते हैं, बट वो पर्सन जो आप कार में जाते हैं और आपके लिए कार के गेट को ओपन करते हैं, दैट सर्वेंट इज कॉल्ड शॉफर। तो उसके पास 2 शॉफर्स थे। नदर कार मीन्ड लेस टू हिम, और एक दूसरी कार उसके लिए कोई मायने नहीं रखती थी बिकॉज ही वाज अ मल्टीमिलियनियर फेलो, ही हैड डजन्स ऑफ न्यू कार। सो उसके लिए ये बुक जीतना जो है कुछ ज्यादा मैटर नहीं करता था, बट राइटर और उसकी फैमिली के लिए ये जो बुक थी बहुत मायने रखती थी बिकॉज उनकी डिजायर थी, उनकी फैमिली की डिजायर थी कि उनके पास एक कार हो, बिकॉज दे वर द ओनली फैमिली हु डजंट हैव एनी कार इन द टाउन। ठीक है। Another car meant less to him than a snuffle on Barkis harness meant to us. I argue Dad's God keep it. और इस तरीके से they longs for a car, but उनका जो जॉन केंड्रिक था, जिम केंड्रिक जो था, उसके लिए कार कोई ज्यादा मायने नहीं रखती थी। I know he will do what's right, mother said calmly. बट फिर भी एक जो कंफ्यूजन की सिचुएशन थी उनकी फैमिली में थी, और जो उनके फादर थे, राइटर के फादर जो थे, वो एक कंफ्यूजन की सिचुएशन में थे। वो उस कार को रखने के लिए प्रॉपरली अग्री नहीं कर रहे थे। सो राइटर ने नेक्स्ट लाइन लिखी है, आई नो ही विल डू व्हाट्स राइट। अब मदर ने कहा कि जो भी सही होगा वही सही डिसीजन उसके फादर लेंगे, वेदर टू कीप द कार और वेदर टू रिटर्न इट टू द जिम केंड्रिक, कि क्या तो ये कार उन्हें अपने पास रखनी है या फिर ये उन्हें जिम केंड्रिक को वापस करनी है। तो जो भी डिसीजन होगा वो सही डिसीजन उसके फादर सोच समझ कर लेंगे। नाउ वी कम टू अ क्वेश्चन, व्हाट डू यू थिंक द बॉयज डैड डिड? आपको क्या लगता है कि इस कंफ्यूजन से बाहर निकलने के लिए डैड ने, उस बच्चे के फादर ने क्या किया होगा? व्हाट वुड ही डू? क्या उन्होंने अपने वैल्यूज को आगे रखते हुए वो कार जिम केंड्रिक को वापस कर दी होगी, या उन्होंने अपनी नीड को प्रायोरिटी मानते हुए कार अपने पास रख ली होगी? सो वी विल रीड इट। एट लास्ट वी हर्ड डैड स्टेप ऑन फ्रंट porch. I held my breath. He went straight to the phone in the dining room and dialed Kendrick's phone. अब उसके बाद उसके फादर रूम में थे and he was thinking a lot. वो बहुत कुछ सोच रहे थे, और फाइनली कुछ देर बाद फैमिली ने डैड के जो स्टेप्स थे, उनके कदमों की आहट को सुना इन फ्रंट ऑफ पोर्च, जो कि रूम से बाहर आ रहे थे। He held my breath. I held my breath. और जैसे ही उनके कदमों की फादर के
आने की आवाज, उनके पैरों की आवाज सुनाई देती है। आई हेल्ड माई ब्रेथ, राइटर की सांसें जो है वो वहीं के वहीं रुक जाती हैं। क्यों रुक जाती हैं? क्योंकि अब वो डिसीजन होने वाला था कि कार या तो उसकी फैमिली के पास रहेगी या फिर फादर जो है वो उसको रिटर्न कर देंगे जिम कैंड्रिक को। उसकी जो ब्रेथ है, उसकी जो सांसें हैं वो वहीं रुक जाती हैं। ही वेंट स्ट्रेट टू द फोन इन द डाइनिंग रूम, राइटर के फादर सीधे जो है डाइनिंग रूम में जाते हैं जहां पर फोन जो है वो रखा हुआ है। एंड डायल कैंड्रिक्स फोन रंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, और उसके बाद वो अपने बॉस जिम कैंड्रिक का नंबर जो है डायल कर देते हैं। नंबर काफी समय तक बजता रहता है, नंबर जो है वो काफी समय तक रंग होता रहता है, बट उसके कुछ देर बाद फाइनली जो है जिम कैंड्रिक के सर्वेंट्स जो हैं उस फोन को पिकअप करते हैं और आंसर आता है सामने से। फ्रॉम व्हाट डैड सेड टू आवर एंड आई कुड टेल दैट कैंड्रिक हैड टू बी अवेकन। अब डैड ने उन सर्वेंट से बात की। फ्रॉम व्हाट डैड सेड टू आवर एंड, डैड ने अपनी तरफ से कहा, राइटर के फादर ने कहा, आई कुड टेल दैट कैंड्रिक हैड टू बी अवेकन, कि मिस्टर कैंड्रिक जो है वो जाग चुके होंगे। Then what happened? He was annoyed. Annoyed का मतलब क्या होता है? इरिटेट हो जाना, परेशान हो जाना। अब क्योंकि कैंड्रिक जो है वो एक मल्टी मिलेनियर है, उसकी नींद को राइटर के फादर ने खराब कर दिया है, सो दैट इज व्हाई ही वाज annoyed। वो चिढ़ जाता है, परेशान हो जाता है। एट बीइंग राउज्ड फ्रॉम स्लीप, क्योंकि उसकी नींद से को बीच में डिस्टर्ब कर दिया था, दैट इज व्हाई ही फील annoyed and was far from प्लीजेंट, और बिल्कुल भी वो खुश नहीं था और बहुत नाराज था जिम कैंड्रिक। माई फादर हैड टू एक्सप्लेन द होल थिंग फ्रॉम द बिगिनिंग। अब फादर ने जो पूरी की पूरी चीज थी, माई फादर हैड टू एक्सप्लेन द होल थिंग, अब फादर ने जो पूरी कहानी थी कि किस तरह से उन्होंने 2 टिकट्स परचेज किए, एक मिस्टर कैंड्रिक का था, एक उनका था, ये पूरी की पूरी स्टोरी जो है फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट टू द लास्ट एंडिंग पॉइंट, उनको सारी स्टोरी जो है वो जिम कैंड्रिक को एक्सप्लेन करनी पड़ती है। द नेक्स्ट आफ्टरनून कैंड्रिक्स 2 शॉफर अराइव्ड इन द स्टेशन। अब पूरी कहानी सुनने के बाद कैंड्रिक जो है अपने 2 शॉफर्स को, अपने 2 सर्वेंट्स को जो कार के गेट्स को ओपन करते हैं, उनको वो स्टेशन पर भेज देता है। अराइव्ड इन द स्टेशन वैगन, ये दोनों आते हैं। Before driving the Buick away, they present Dad with a box of cigar. अब वो दोनों शॉफर्स जो हैं आ गए हैं और वो जिम कैंड्रिक ने जिनको अपनी कार वापस लेने के लिए भेजा है, अब इससे पहले कि वो उस कार को ले जाएं, वो राइटर के फादर को एक गिफ्ट जो है वो प्रेजेंट करते हैं, और उस गिफ्ट एक बॉक्स है जिसके अंदर सिगार्स हैं, और ये बॉक्स एज अ प्रेजेंट, एज अ रिवॉर्ड जो है जिम कैंड्रिक ने राइटर के फादर को दिया है। ठीक है, अब गिफ्ट दे दिया गया है राइटर के फादर को, और वो गिफ्ट क्या है? अ बॉक्स ऑफ सिगार। और उसके बाद जो इसके सर्वेंट हैं, जिम कैंड्रिक के जो सर्वेंट्स हैं, वो अपनी कार को वापस ले जाते हैं, और कार का नाम क्या है? वो जो ग्लिटरिंग बुइक है उसको वो वापस ले जाते हैं। We didn't get a car until after I was grown up. और इसके बाद शायद इस फैमिली के पास दोबारा कार नहीं आती जब तक कि राइटर जो है वो मैच्योर नहीं होता, बड़ा नहीं हो जाता, और जब तक उसके पास अपने रिसोर्सेज डेवलप नहीं हो जाते कि वो कार खरीदे, तब तक इनके पास दोबारा कार नहीं आती है। But as time went on, my mother's aphorism, if you have character, you have the better part of wealth. अब कार तो चली गई थी, बट एक चीज जो थी वो इस फैमिली के पास, एक जो सोच या विचार इस फैमिली के पास रह गया था, या जो उसकी मदर की थिंकिंग थी वो उसके पास रह गई थी, उनकी वैल्यूज उनके पास रह गई थी। और वो वैल्यूज क्या थी? कि करेक्टर्स आर मोर इम्पोर्टेंट देन मनी, योर वैल्यूज आर मोर इम्पोर्टेंट देन मनी, कि आपके विचार, आपके वैल्यूज जो है वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है मनी से। इफ यू हैव करेक्टर, अगर आपके पास करेक्टर है, करेक्टर की हिंदी होती है व्यक्तित्व है, और व्यक्तित्व का मतलब होता है ऐसी पर्सनालिटी जो बिलीव करती है मनी से ज्यादा वैल्यूज पर। अगर आपके पास वैल्यूज स्ट्रॉन्ग है तो मनी आप लाइफ के किसी भी पॉइंट पर कमा सकते हो, बट वंस योर वैल्यूज हैव गॉन, नथिंग इज लेफ्ट। अगर एक बार आपकी वैल्यूज चले जाते हैं तो शायद आपके पास कुछ नहीं बचता है। तो वैल्यूज आपके अंदर, वैल्यूज मीन सच बोलना, ईमानदार रहना, दूसरों को चीट ना करना,
तो दीज आर द वैल्यूज, ठीक है। सो इफ यू हैव कैरेक्टर्स यू हैव द बेटर पार्ट ऑफ वेल्थ, कि अगर आपके पास वैल्यूज होंगी तो आपके पास बेटर पार्ट ऑफ वेल्थ होगा, आपके पास पैसा जो है वो अपने आप ऑटोमेटिकली आप लाइफ में कभी भी कमा सकते हैं। सो या यहाँ पर हम वैल्यूज को ही वेल्थ कंसीडर कर सकते हैं। took on a new meaning looking back over the years. I know now we were never richer than we were at the moment when dad made the telephone call. अब उसके बाद है took a new meaning looking back over the years, और उसके बाद इसी सेंटेंसेस का उसने एक नया मीनिंग निकाला। अपने मदर की इसी बात को उसने और अच्छे से एक्सप्लेन किया कि शायद हमने लाइफ में बहुत पैसा कमा लिया है, बट शायद वो जो क्षण था जब उनके फादर ने ये डिसाइड किया था कि वो कार को अपने पास ना रखकर जिम कैंड्रिक को वापस कर देंगे, शायद वो उनकी फैमिली के लिए, उनके फादर के लिए एक ऐसा मोमेंट था जब वो सबसे ज्यादा अमीर थे। तो अमीर होने का मतलब अकॉर्डिंग टू दैट चैप्टर ये है कि आप एट द मोमेंट उस अपनी वैल्यूज को ऊपर रखें, तो वो इंसान अमीर होता है जिसके पास वैल्यूज होते हैं रादर देन हैविंग मनी। सो विद दीज लाइन अगर इस लेसन का क्रक्स आप समझने की कोशिश करेंगे तो वो ये है कि मनी इज नॉट इम्पॉर्टेंट, वैल्यूज आर इम्पॉर्टेंट, और अमीर होना या रिच होना तब आपके लिए चरितार्थ होता है या तब आप अमीर होते हैं जब आप अपने वैल्यूज को मनी से ज्यादा ऊपर रखते हैं। पैसा कमाना इतना मुश्किल नहीं है जितना वैल्यूज को बनाए रखना है। सो दिस इज ऑल वी हैव फ्रॉम दैट चैप्टर। आई होप आप सभी को समझ में आए होंगे इसके वर्ड मीनिंग, इसका एक्सप्लेनेशन। तो लेसन का क्रक्स यही है कि वैल्यूज इंपॉर्टेंट है। लाइफ में कई बार ऐसी सिचुएशन आएंगी जब हमें डिप्राइव होना पड़ेगा अपनी डे टू डे चीजों से। कार इस फैमिली के लिए एक इम्पॉर्टेंट इशू था, एवरीबडी इन द फैमिली वांट्स टू हैव कार, बट अगर उस समय वो उस कार को रख लेते तो शायद उन जिम कैंड्रिक को ना भी पता चलता, बट कहीं ना कहीं उनके वैल्यूज जो हैं वो हर्ट होते, वो खुद की नजरों में गिर जाते कि उन्होंने किसी और दूसरे इंसान का हक जो है वो छीन लिया था। सो दैट इज वाई इस लेसन में अगर कुछ एक्सप्लेन किया गया है तो वो एक्सप्लेन किया गया है कि वैल्यूज are very much important than that of money. So this is all we have from our that chapter, The Night We Won the Buick. I hope आप सभी को समझ में आया होगा. Thank you for being with us. Keep learning and stay healthy. Thank you.